नमस्कार साथियों, SCN परिवार की तरफ से आज फिर हम हाजिर हैं आपके समक्ष लेकर कुछ ऐसे मुद्दों को, कुछ ऐसी बातों को लेकर जिसके लिए आम पब्लिक, आम जनता सदैव जागरूक रहती है और रहना चाहती भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनकी जानकारी जो है आम जनता चाहती है। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ में लक्ष्मीकांत ओझा और मेरे साथ में है आज मनीष जी भारद्वाज, और आज हम आए हैं रूबरू करवाने के लिए आपको जिला कलेक्टर श्रीमान संदेश नायक जी को लेकर। तो सबसे पहले कार्यक्रम में जिला कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 1 वर्ष 2 माह का समय पूर्ण हो चला है और 1 वर्ष 2 माह का चूरू जिले में आपका कार्यकाल यहाँ पर रहा है और बहुत ही सराहनीय कार्यकाल पब्लिक के तौर पे यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। सबसे पहले आम जनता से आपको यदि हम रूबरू करवाएं तो सबसे पहले आपका ही एक्सपीरियंस से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि 1 वर्ष 2 माह का अनुभव आपका चूरू जिले को लेकर कैसा रहा। सभी को नमस्कार। मेरा 1 साल 2 महीने के करीब यहाँ चूरू में मेरा कार्यकाल रहा और इस एंटायर कार्यकाल में मैं ये कह दूँ कि मैं सबसे सर्दी और सबसे गर्मी दोनों तेज़ चीज़ों से गुज़र चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने यह पाया कि चूरू की जो लोग हैं, जो हम नया नवाचार लेके आना चाहते हैं, कुछ नए चीज़ें लेके आते हैं, उसमें बहुत ही उनका एक प्रतिक्रिया जो है वो पॉजिटिव रहा है और हमेशा वो जो हम करना चाह रहे थे उस पे कहीं ना कहीं हमें बहुत ही आसान तरीके से, पहले थोड़ा बहुत तो इश्यूज रहते हैं बट कंपैरेटिवली अन्य जगहों से यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत ही हार्ड वर्किंग है और जो सरकार की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसकी संपूर्ण जानकारी भी रखते हैं और अवेयर भी हैं। या किसान की इश्यूज़ हो, प्लास्टिक के इश्यूज़ हो, एनवायरमेंटल के इश्यूज़ हो, सभी में अच्छा प्रगति भी मिली है। जो हम करना चाहते हैं उसका एक अच्छा सा फीडबैक भी मिलता है। लोग बहुत ही सक्रिय हैं। जी मनीष जी, और हम अभी प्रोग्राम से पहले अभी बात कर रहे थे कि चूरू को अक्सर देखा जाता है कि जब चूरू किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र होता है, मन में एक सोच रहती है कि कौन से ज़िले में मैं जा रहा हूँ, हार्ड ज़िला माना जाता है। फिर आने के बाद में हमने ये भी देखा है कि जो अधिकारी आते हैं उनका चूरू से विशेष लगाव हो जाता है, जाना भी नहीं चाहते। क्या ऐसा कुछ आपके दिमाग में ऐसा रहा कुछ? शायद यहाँ का जो सालासर बालाजी का है, यहाँ पे कुछ वरदान है, जो प्रेम है, तो शायद वो उसमें वो खींच के रखती है। बिल्कुल अट्रैक्शन वो रहता है चूरू जिले के प्रति। जी मनीष जी, हम भी प्लास्टिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, कुछ आप प्रश्न उसके बारे में? जी नायक साहब, आप जब बतौर जिला कलेक्टर चूरू को आपने ज्वाइन किया, कुछ ड्रीम्स आप चूरू जिले के लिए लेकर आए होंगे, क्या आप उनको पूरा फिल कर पाए? आप क्या सोच पा रहे हैं 1 साल बाद, 1 साल 2 महीने बाद? देखिए, ये चेंजेस जो चाहते हैं जी, वो लार्ज, मतलब बहुत बड़ा, ये हमारा ही नहीं है, ये पूरा विश्व का एक सपना होता है कि हम प्लास्टिक से मुक्त हो जाए। ओके। और या हम हमारा जो मेडिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छा हो जाए, या हमारा रोड्स बहुत अच्छा हो जाए। ये जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसके बारे में हर लोग सोचते हैं, ये तो पूरे विश्व की बात है कि ये सब होना चाहिए। जी। बट जो शुरुआत है और उसमें क्या रिस्पांस मिलता है, जब तक वो जन आंदोलन नहीं होता तो तब तक तो कोई भी चीज़ का कोई भी हमारा जो इनोवेशंस है, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट की सोचना है, वो जब तक वो जन आंदोलन नहीं आता, लोगों के में एक्सेप्टेंस नहीं आता, उसमें पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता है। तो बट मैं ये कह सकता हूँ कि एक शुरुआत की गई है, अच्छा रिस्पांस आया हुआ है, वो जन आंदोलन की एक श्रेणी में आने लग गया है, तो बदलाव में कोई देरी नहीं है। जी, जन आंदोलन की आपने बात की है और हमारे प्रधानमंत्री महोदय का भी एक ये सपना है कि प्लास्टिक मुक्त भारत हो, और आपकी तरफ से भी एक अभियान चलाया गया है प्लास्टिक मुक्त चूरू करने का। जी लक्ष्मीकांत जी, इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छ भारत मिशन भी बिल्कुल पूरे देश भर में धूम मचा रहा है और सफलतापूर्वक आयोजित हो चुका है। जी, चूरू जिले की बात करें कलेक्टर साहब, आप SBM से कितना सेटिस्फाई हैं? चूरू पहले मेरे पूर्व जिला कलेक्टर ने मेरे आने से पहले ये ODF हो चुका था। इनफैक्ट ये एक ऐसा जिला था जो पहले इन नवाचारों को जो शुरुआत है, जो स्वच्छ भारत मिशन में जो
नवाचार किया गया था या उसमें एक प्रोसेस में ओरिएंटेड हुआ, वो शुरू से ही शुरुआत हुई थी। जी जी। जैसे कि स्लोगन इसको लेना और एक इसको जन आंदोलन के रूप में लेना, एक निगरानी समिति बनाना, एक विजिलेंस की कमेटी बनाना, ये सब यहीं से शुरुआत हुई थी। और अभी हाल ही एक अफ्रीकन देश के एम्बेसडर, मतलब यहाँ वहाँ के जो अधिकारी गण थे वो आए थे यहाँ के स्टडी करने के लिए। सब लोग जानते हैं कि देखिए 80-85% हमारे यहाँ कंप्लाइंस हो रही है। वो ये लीकेजेस हमेशा हर जगह होती है, हर स्कीम में होती है, बट फिर भी बहुत ही सेटिस्फाइड है। यहाँ पे पानी की समस्या है और अन्य कारण भी है, फिर भी यहाँ पे व्यवस्था ठीक है। जी, ये तो आपने इसके बारे में बताया, ये सारी चीज़ें हैं। एक और ऐसा प्रश्न उठता है, आम आदमी के मन में भी ऐसा प्रश्न उठता है कि सर्दी का अभी दौर चल रहा है, गर्मियाँ अभी आने वाली हैं और कई जगह पर ऐसी कंडीशन आ गई है कि पानी की समस्या जो है वो अभी शुरू हो गई है, आम पब्लिक की समस्या है। और हम देखते हैं कि गर्मियों में गाँवों में या कई जगह पर ऐसी स्थिति होती है कि पानी पीने को नहीं मिलता है, नहाना या वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इस प्रकार के अभी से ही कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गर्मियों में इन समस्याओं से उनको निजात मिल सके? मैं आपको एक अवगत कराऊंगा कि चूरू एक ऐसे शहर होगा कि जहाँ पे 24/7 वाटर सप्लाई दे रहे हैं। और मैं एक बार कहीं अंदर के शहर में गया था, तो मैं कोई घर में मैं ऐसे ही जैसे वॉक कर रहा था, तो मैं देखा एक घर में घर से पानी निकल रहा था, पानी मतलब वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर मैंने देखा ये तो बहुत शुद्ध वेस्ट वाटर है, बिल्कुल बहुत ही क्लीन वाटर निकल रहा है बाहर। तो मैंने कहा कि ये कौन सा ऐसा बंदा है जो इतना पानी वेस्ट कर रहा है। मैंने बाद में देखा कि वहाँ पे जो नल में जो है जो टोंटी बोलते हैं वो नहीं लगाया था। मैं सोचता हूँ ये कहीं ना कहीं हमारे मन में आना चाहिए कि जितना हम पानी बचाव करें उतना हमने सप्लाई कर लिया। इसके लिए एक आपको बीच में टोक रहा हूँ, प्रश्न है ऐसा दिमाग में आता है कि रेलवे ने कर रखा है कि पेनल्टी, बिजली विभाग ने भी कर रखा है कि अगर आप नहीं चुकाएंगे तो बिजली काट देंगे। पर पानी अगर कोई वेस्टेज करता है तो क्या इसके लिए कोई ऐसे विचार अभी तक अभी तो हम इसको एक IEC मेथड बोलते हैं, लोगों को अवेयर करना, मतलब व्यवहारिक परिवर्तन लाना है जी। तो जब तक ये व्यवहारिक परिवर्तन नहीं आएगा, ये इसकी सेव नहीं। पहले हम बिजली के भी व्यवहारिक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे, लाइट बंद करो। एनर्जी या वाटर ये लिमिटेड रिसोर्सेस है, बिल्कुल जितना आप सेव करोगे उतना आपका, इतना मत समझ लो कि इतना हमने बचत कर लिया। तो इतना क्योंकि कोई पानी हम कहीं हिमालय से जो नदी बहती है वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ लाने के बाद यहाँ उसको सप्लाई करते हैं, उसको क्लीनिंग करते हैं, उसको वेस्ट करना मतलब एक नुकसान। हालांकि अभी गर्मी में जो पानी का जो समस्या होगी उस पर हमने बहुत सारे चर्चा किए हैं, हमने लोगों में का मन में डाल रहे हैं कि पानी का बचाव करो, जितना सेव करो। और ट्रेडिशनल मेथड्स यहाँ चूरू में हमेशा बहुत अच्छा रहा। मैंने गांव में जाकर देखा है, ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत अच्छा है। इनकी जो टंकियाँ बने हैं, लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। अभी भी हम चाहते हैं कि हमारा जो अपनी योजना इंडो जर्मन योजना से पानी आई है, उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल मेथड भी वो भी बरकरार रहे और पानी बूंद बूंद का पानी जो है वो सेव होना है। पानी को सेव करते एक बूंद को भी वेस्ट नहीं देना है, तो वो हमारा गोल रहेगा। दर्शकों, इस वक्त आप एसएन टुडे के स्टूडियो से सुन रहे हैं चूरू जिला कलेक्टर श्री संदेश नायक को। लक्ष्मीकांत जी, आपने प्रशासन की जिले की बहुत सी बातें की, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जी बिल्कुल। और कलेक्टर साहब से जानते हैं कि आप 2011 बैच के एक युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर हैं। आप जब इस सर्विस में आए तो उसके लिए आपने किस प्रकार से, कौन सी आपने स्टडी की, उसके लिए आपने कौन से सब्जेक्ट चूज किए? क्योंकि हमारे जो युवा दर्शक हैं वो आपको एक यूथ आइकन मानते हैं और वो भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर्ड होना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि अधिकारी बनने से पहले या उसके बाद में दो चीज़ मैंने अभी तक नहीं छोड़ी, जो है पढ़ना। जो जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप इंटरेस्ट रख सकते हो, क्यूरियस रख सकते हो, हर चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको एक यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, उसको क्लियर करने में बहुत सारे हंतों को क्रॉस करना पड़ता है। और वो ये भी नहीं मांगते कि आप बहुत होशियार हो, बट ये चाहते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर हो।
कि हर चीज़ में आपका इंटरेस्ट रखे, हर चीज़ में आपकी ध्यान रहे, ऐसे कोई चीज़ नहीं हो जिसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं हो। तो इंटरेस्ट जो होती है ना, किसी को पसंद आता है कि मुझे लिटरेचर पढ़ना पसंद है तो लिटरेचर ही पढ़ता रहता है, मैथ्स पढ़ता ही नहीं है, और मैथ्स ही पर इंटरेस्ट रहता है कि वो लिटरेचर ही पढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में उसके एक्सपर्टाइज होना चाहिए, दोनों उसको पसंद आना चाहिए, वो आदमी बन सकता है। तो पहले हो आज हो अभी भी मैं हर चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ और हर चीज़ में मेरी रहती है कि मैं पढ़ते रहूँ। और पूर्व में मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, फिर जॉब करता रहा, जॉब करते वक्त भी पढ़ाई की और अच्छी तरीके से जो 12-15 घंटे का एक पढ़ने का एक आपको एक एनर्जी चाहिए। जी जी। और जो इस जॉब में आने के बाद एक हमेशा मन में होना चाहिए कि इस जॉब में इसलिए आए हैं कि हम बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं, ये हमेशा ये रहे तो अपने आप सक्सेस आ जाती है। बिल्कुल। और अक्सर हमने ये भी सुना है कि जैसा अभी आपने बताया कि किस तरीके की पढ़ाई एक IAS ऑफिसर बनने के लिए करनी ज़रूरी है। कुछ जब इंटरव्यू होता है, सुना है हमने कि जब इंटरव्यू होता है वो बड़ा हार्ड इंटरव्यू होता है और अगर उससे यदि निकल गया तो आगे बंदा कभी फेल नहीं होता है। क्या इंटरव्यू के दौरान की कुछ घटनाएं ऐसी जो आई हों हमारे दर्शकों के साथ में हम रूबरू करवाना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको बहुत ही सिंपल कहूँ कि जब इंटरव्यू के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय हम सोचते थे कि अगर मैं एक झूठ बोल दूँ तो किसको पता लगेगा कि मैं इस चीज़ में मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, मैं फलाना मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ। किसको आगे वालों को पता ही नहीं लगेगा, मैं बहुत सारे ऐसे इसके बारे में रिसर्च करके जाऊँगा। फिर वहाँ पे जो इंटरव्यूअर है बहुत ही सीनियर अधिकारी रहता है, कोई आर्मी का होगा, कोई हमारा जो सिविल सर्विसेज के होगा या पुलिस के अधिकारी होगा या वो एकेडमिक फील्ड के होंगे, बहुत ही ऐसे सीनियर अधिकारी होते हैं। जैसे मैं अभी जानता हूँ, अभी मेरा अभी 9-10 साल के एक्सपीरियंस हो गया, ये इतने सारे लोगों के मिलते हैं तो आगे वाला जो बोलता है उसके हमें 5 मिनट में पता लगता है कि वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इंटरव्यू एक ऐसा है कि अपना एक जो खुद का एक जो है, तो आपको जानते हैं तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। जब हम उसको झूठ बोलने के लिए जाते हैं तो वो पकड़ लेते हैं। तो ये अपना हमेशा एक इंटरव्यू प्रिपरेशन में मेरा हमेशा किसी को भी मेरे सामने आते हैं तो उनको मैं ये कहता हूँ कि आप जिस लेवल पे हो जो हो वो अपना सच्चाई अपना सामने रखो तो अपने आप वो सब कुछ अच्छा होगा। प्रिपरेशन एक पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, पर्सनालिटी को हाइड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, यानी कि आपको जितना आता है उतना ही बोलिए। हाँ, उतना में अपना इम्प्रूवमेंट करिए। उसमें ये नहीं है कि आप एक फेक व्यक्तित्व को डेवलप नहीं कर सकते, अपना व्यक्तित्व का सुधार कर सकते हैं बट आप किसी को ब्लफ नहीं कर सकते इस इंटरव्यू। इसी बीच में एक क्वेश्चन और रोज होता है कि कॉमन सेंस वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं कि इंटरव्यू के दौरान में कि हाँ कॉमन सेंस से रिलेटेड होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अभी भी कुछ बच्चे IAS की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए क्या कुछ ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो हर तरीके से अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर कर सके इस टाइप में? कॉमन सेंस बोलते हैं, कॉमन सेंस जो है वो बहुत कॉमन नहीं है। लोगों को ये कहा जाता है कि जो लोग जब अपना रियलिटी को छुपाते हैं तो कॉमन सेंस नहीं आता। बिल्कुल। उसमें आपका आप एक कोई भी चीज़ में आप अपना व्यक्तित्व को हिडन नहीं कर सकते। व्यक्तित्व को सुधारना है तो आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। महात्मा हैं, कोई अच्छे काम किए हुए हैं, उनकी बायोग्राफीज, उनके वर्क्स के बारे में पढ़ना होगा और आपकी सोच को ऐसे ही आपको एक ओरिएंट करके रखना पड़ेगा जी। जब तक आप मतलब ये ऐसा तो है नहीं, इट इज़ जस्ट लाइक एक फार्मर होता है, वो फार्मर या किसान होता है। किसान तो ऐसा तो नहीं है कि आज बोया और कल निकाल दिया, या उसको भी हाँ उसको प्रिपरेशन करना होता है, उसको अच्छे बीज लेके आना पड़ता है, बोना पड़ता है, रखवाली करनी पड़ती है, बारिश आती है, बारिश नहीं आती है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये कोई शॉर्टकट तो मैं नहीं है, तो कोई आप ब्लफ नहीं कर सकते। तो शॉर्टकट नाम की चीज़ है नहीं, तो इसमें पूरा मेहनत की ज़रूरत है। तो अगर कोई समझता है कि कोई ऐसी कोई टैबलेट हो उसको खाने से मैं अच्छा बन जाऊंगा, ऐसे कोई है नहीं जी। तो दर्शकों देखिए, बातचीत आज जिला कलेक्टर महोदय से चल रही है और बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारी और आपकी भी हैं। उन जिज्ञासाओं को हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और कलेक्टर साहब जो है जवाब भी बड़े संतुष्ट करने वाले, यानी कि हम भी संतुष्ट हो रहे हैं और आप भी संतुष्ट हो रहे हैं, वो सभी जवाब हमें मिल रहे हैं। मनीष जी भारद्वाज कुछ जिज्ञासाओं को लेकर इस समय बैठे हुए हैं, तो चलिए अब मनीष जी की तरफ चलते हैं। जी नायक साहब, आपको तकरीबन 1.25 साल चूरू में हो चुका है,
आगामी 1 वर्ष के लिए क्या कुछ चूरू जिले को देने के लिए आपकी जो प्लानिंग है? मैं यहाँ देखा कि यहाँ आजीविका में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे जी। कि जो लोग हमसे मिलते थे या हमारे पास कुछ शिकायत या अपना जो परिवार लेके आते थे जी। तो उसमें मैक्सिमम मुझे लगता था कि इनके कोई व्यापार में कमी है, व्यापार की कमी तो है यहाँ पे, आजीविका में कमी का दिख रहा था, स्पेशली महिलाओं की समस्या भी दिख रही थी। तो हमने जो आजीविका का इम्प्रूवमेंट करने के लिए महिला सहायता समूह को बहुत प्रेरित किया। इनफैक्ट मेरा पहला मीटिंग में जब मैं बैंक के साथियों से डिस्कस कर रहा था तो वो मुझे कह रहे थे कि हमारा जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं और उसमें कोई लाइवलीहुड की जो प्रोग्राम्स है वो बन नहीं रहे। फिर हमने महिलाओं को देखा कि हमने चूरू कलेक्ट्रेट में ये कैंटीन की व्यवस्था की, उसके बाद हमने उनके एक प्रोडक्ट कॉर्नर बनाए, फिर हमने उसको विभिन्न गवर्नमेंट स्कीम से जुड़वाया और हमने इनके महिला संगठनों के घर घर तक पहुँचे, उनके व्यापार जहाँ उनका प्रोडक्शन होता है वहाँ तक पहुँच के उनके देखा कि ये क्या कर रहे हैं। फिर जो अच्छा रिस्पॉन्स आया, महिला बहुत उत्साहित थी और उन्होंने काफ़ी हद तक नया चीज़ इन्होंने प्रोडक्ट बनाए और बेचने लग गए। अभी ऐसा है कि 15,000 महिलाएं हैं, वो पर मंथ 2,000 की एक अपना आय बढ़ोतरी इन जनरली कर रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा गोल ये है कि इनकी 5,000 तक लेके जाऊँ पर मंथ। जी, पर मंथ। ज़्यादा एम नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि महिला अपना घर में काम करती है, सुबह उठती है, सब कुछ करती है, खेती भी देखती है, फिर वो अपना देखती है कि मेरा थोड़ा बहुत ही इनकम बढ़ जाए। और महिलाओं के लिए 2,000 5,000 भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैंने ये समझा। और हम आगे अगले कुछ महीने तक इनका काफ़ी व्यापक रूप में इनकी प्रचार प्रसार भी करेंगे, इनमें प्रोडक्ट भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, इनको लोन दिलाएंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारे व्यवसायी है, उनको इनका प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करेंगे। तो वो जब परचेस करने लगे तो बहुत सारे डिमांड होगा, जब डिमांड होगा तो पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑपरेट होंगे। और मैं चाहूँगा कि ये माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगे, क्योंकि इंडस्ट्री लगने के लिए यहाँ के पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ टेम्परेचर की वेरिएशंस है, लेबर्स की प्रॉब्लम है। बट माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस अगर डेवलप होंगे तो अपने आप यहाँ पे जो आजीविका में बढ़ोतरी होगी। और थोड़ा बहुत अगर मैं इनका इम्प्रूवमेंट करूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। और महिलाओं की यदि आजीविका बढ़े, यानी कि 2,000 रुपये तक ये अभी बढ़ चुकी है, और यदि 5,000 रुपये तक बढ़ती है तो परिवार के पालन पोषण में बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। और इसी के दौरान अमृता हाट बाज़ार का हम उदाहरण लेने से नहीं चूक सकते हैं। यानी कि दूसरा अमृता हाट बाज़ार इस बार लगा, और कहने को ये कहा जाए कि इस बार पिछली बार की तुलना में ज़्यादा सफल रहा। और यदि कमाई की यदि बात की जाए तो कमाई भी उसने 13 लाख तक की है। 13 लाख तक की है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अभी हमने रियलाइज़ किया कि भाई आप क्यों कोलगेट की टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो प्रचार प्रसार है। अभी पतंजलि का अपने काफ़ी लोगों ने लेने लग गया, प्रचार प्रसार है। जब तक वो प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक तो लोग उसको लेंगे नहीं। बिल्कुल। तो हमारे यही महिलाओं की उत्पादों की समस्या यही थी कि किसको पता है कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन जाएगा इनके पास, ना इनके पास ना दुकान है ना कुछ है, तो कौन लेगा, कौन परचेज करेगा। ये मैंने काफ़ी बार पूछा कि क्या आप ये जो आपका प्रोडक्ट्स है खुद महिलाएं ले रही हैं अपने घर में, तो बोलते हैं कि नहीं ले रही है। तो इनको अभी कंपलसरी कराया, हमारे जो सरकारी कर्मचारी है उनको हमने बताया कि भाई वाई डोंट यू परचेज, इसको अपने घर पे ले लीजिए। फिर मैंने अपने घर में भी परचेज करने लग गया। जो दाल सब्ज़ी, जो दाल और जो मसाला यूज़ करते हैं, तो इनसे हमने एक सर्टिफाई कर दिया कि हम ही ले रहे हैं। एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स ये, क्योंकि घर पे बनाते हैं तो इनमें कोई मिलावट भी नहीं होती है। और हर चीज़ में इनको देखता रहा तो अभी जैसे ये हाट है, हाट वो एक प्रचार प्रसार करती है। अभी हमने नेक्स्ट इनको किया कि छोटा छोटा हाट आप हर जगह कर लगाइए। अभी हम आगे एक रथ जैसे रवाना करेंगे, जहाँ पे ये एक गाड़ी में अपना सामान रख के जगह जगह जाएंगे और बेच के आएंगी। जब तक ये महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आएगा, वो एक बिजनेसमैन की जो एक एक्यूमेन बोलते हैं हम, वो नहीं आएगा, ये नहीं जाएंगे, तब तक तो ये अपने सामान बेच नहीं पाएंगे। तो ये हमारा गोल है। बिल्कुल। और हमने भी देखा था अमृता हाट बाज़ार में कि सामान जो
इवन साड़ी पिन जो थी, यहाँ पर जो चूरू की कल्चर है उसको उकेरा गया था। अचार उद्योग को भी हमने देखा कि खूब सारे जो लोकल लेवल के अचार थे। सरदार शहर बहुत बड़ा मार्केट है, मैंने वेरी सरप्राइज। सरदार शहर में पापड़ और जो पापड़ उद्योग काफ़ी फेमस है। इसको क्यों नहीं हम मतलब नेशनल लेवल पे इसको हाईलाइट कर सके। महिलाओं को बहुत ज़्यादा लोग लगा देंगे और जो हमारे व्यवसायी है बाहर जो रहते हैं उनको परचेज करने लग जाएंगे तो अपने आप इसका डेवलपमेंट होगा। और ये महिलाओं से ही, जैसे आपने बताया कि महिलाओं का और आजीविका बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 1 अगस्त 2019 में एक और प्रयास किया गया था, ऑल वुमेन कैंटीन। हाँ, वही मैं कहता कस्तूरबा कैंटीन। बिल्कुल, वहाँ पर भी और कुछ जैसे कुछ खाने पीने के सामान का भी प्रोडक्शन शुरू हुआ था और उसी की ये कड़ी जो है वो आगे बढ़ती रही है। उसमें कुछ 10 महिलाओं का कुछ चयन किया गया था, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। अभी एक ही जगह नहीं रहा ये। चूरू कलेक्ट्रेट में अगर आप मतलब उस एरिया में अगर आप उतना बड़ा एक कैंटीन लेना चाहते हो तो उसका आप रेंट नहीं दे पाओगे आप। तो हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और एक लोकेशन दी, और लोकेशन देने के बाद एक सर्टिफाई किया। ये एक हमारी चीज़ है, एक सर्टिफिकेशन है। फिर अभी जहाँ जहाँ लोग एकत्रित होते हैं हम सब हमारी पंचायत समितियों में, हमारे तहसील ऑफिस में इनको दिया गया है। जो और महिलाओं की जो, जैसे कि मैं अगर किसी एक को दूँ तो एक महिला का इम्प्रूवमेंट हो, समूह को दूंगा तो 10-15 लोगों को इम्प्रूव, एक क्लस्टर को दूंगा तो हंड्रेड्स में उनकी बेनिफिट होगी। तो ये हमारा गोल है कि लार्जर लेवल पे इनको बेनिफिट होना चाहिए और इसके बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आज देखिए जिला कलेक्टर महोदय SCN परिवार के साथ में है और मैं लक्ष्मीकांत ओझा और मनीष जी भारद्वाज आज हम साथ में हैं अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए भी। तो मनीष जी आप कुछ, लक्ष्मीकांत जी एक बार फिर से कलेक्टर साहब को इनकी पर्सनल लाइफ में लीजिए। बिल्कुल, और कुछ पर्सनल बातें हम जानने के लिए आतुर भी हैं। जी कलेक्टर साहब, हर व्यक्ति किसी न किसी से इंस्पायर्ड होता है, उसके आइडियल होते हैं। आपका भी अपनी लाइफ में किसी खास व्यक्तित्व को आप अपना आइडियल मानते हैं या उनसे इंस्पायर्ड हैं आप? हम ये अपने पूरे लाइफ में मैं अपना इर्द गिर्द अच्छे लोगों के, मतलब जो बहुत ही फेमस जो पर्सनालिटी है उनकी बायोग्राफीज खूब पढ़ता रहा जी। अभी मैंने बिल गेट्स की भी पढ़ी, नेल्सन मंडेला की पढ़ी, तो फिर उनके मतलब एक नहीं, मतलब उनकी 3-3, 4-4, 5-5 की किताबें पढ़ना, तो उनके पूरे व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करना। और बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक से ही आप प्रेरित हो। तो आप ये मेरा हमेशा ये एक हॉबी रही है कि उनके लोगों के बारे में पता करते रहे। तो पहले तो हम फर्स्ट हमारे अगर जाते हैं तो अपना माता पिता से ही आप इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एक अच्छा सा एक एनवायरनमेंट मिला जहाँ पे मेरे फादर भी एक बैंक कर्मचारी थे, तो बहुत पढ़ने में उनको रुचि रहती थी जी। और ये हमेशा कहते थे कि आपको पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे बुक्स घर पर रखा होता था और पढ़ने में शौकीन थे, तो उसको देख के फिर हमें भी आई। तो फर्स्ट जो है जो इम्पोर्टेंस जो है वहाँ पे, और जो जिस एरिया से मैं आता हूँ कोस्टल एरिया में, वहाँ पे इन जनरल जो है कंपटीशन बहुत रहा हुआ है, पढ़ाई में रहा हुआ है कि परिवार में भी काफ़ी अच्छे जो है। तो एक इन्फ्लुएंस तो पहले परिवार से आती है। दूसरा जो जिस स्कूल कॉलेज में गए थे वहाँ के टीचर्स जो थे वो भी बहुत हमें गाइड किए। फिर जो अपना जो मित्र है जो हमारे साथ के थे, सब हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं। और फिर जो मैंने कहा कि हमेशा अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा अच्छा व्यक्ति हर जगह मिलता जाएगा जी, बट आपको हर अच्छे व्यक्तियों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो मैं अपने 8वें 9th स्टैंडर्ड में था तो स्वामी विवेकानंद के खूब बुक्स पढ़े, उनकी विचारधाराओं से प्रेरित हुए। फिर हम जब हम इंजीनियर हम जो 10th या 12th में थे, हम तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से प्रेरित हुए। मैं हमेशा सोचता रहा कि साइंटिस्ट बनेंगे। तो इस हिसाब से कोई ना कहीं बहुत सारे व्यक्तित्व से इन्फ्लुएंस होके जी, तो अभी भी वो चलता आ रहा है कि ढूंढते रहे कि भाई क्या ऐसा चीज़ है जो हम अपने व्यक्तित्व को बढ़ा सकते हैं। उनके बारे में पढ़े लिखे
जाने। जी लक्ष्मीकांत जी, काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त कलेक्टर साहब ने अपने आइडियल्स की, इंस्पिरेशंस की बता दी है। नायक साहब, आप चूरू जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, कोर्ट्स भी आप लगाते हैं। इतना बड़ा तामझाम पूरे ज़िले की मॉनिटरिंग, अपने आप को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कैसे मैनेज करते हैं? हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आप सुबह जैसे कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, और ये सारा आपका रूटीन किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं? मैं तो मैंने सब एक टाइम टेबल बना के रखा है जी। मेरे काफ़ी जो आप मेरे साथ जो कार्य करते हैं उनको मैंने बता दिया कि ये काम इस समय पे होगा, तो वो एक टाइम टेबल के हिसाब से वो एक बहुत ही सेट पैटर्न्स में चलता है। इनफैक्ट जो संडे होता है उसी दिन मैं प्लान कर लेता हूँ नेक्स्ट हफ्ते पूरा मेरा क्या रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं और मेरे से काफ़ी लोग डिपेंडेंट भी रहते हैं जी। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे वजह से कोई और भी उस मतलब उनके समय भी व्यर्थ हो वो और मेरे भी समय वो व्यर्थ करें। तो वो सब लोगों को ये पहचान हो चुकी है कि वो ना उनका समय मैं व्यर्थ करता हूँ वो या मेरे समय वो व्यर्थ करते हैं। तो जो भी होता है वो सरकारी काम में वो काम ही होता है और चर्चा भी वही होती है जो करनी होती है। हम तो मैक्सिमम में 5 मिनट से ज़्यादा कोई ऐसे हम चर्चा नहीं करते और बिंदुओं पे मतलब मेन इश्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि भाई कौन सा इशू है जिस पे डिसीजन लेना है, वही उतना ही बात होती है। मीटिंग भी बहुत ही पहले ही प्रिपेयर्ड होके उसमें एजेंडा चली जाती है और उसमें रिटर्न में ही पहले होती है और उनको जो समझाना है वो समझ लिया और वो जो उनका कोई डाउट्स है तो हम ले लेते हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग और हर समय में समय का जो है अगर कोई पूछे तो कितने बजे आना है तो मैं बोलता हूँ 10:15 आ जाना और देन 10:15 का मेरे कैलेंडर में मेरे कैलेंडर सब ऑनलाइन है, मेरे सभी टास्क जो लिस्ट होती है वो सब ऑनलाइन है। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं होता कि उसमें मुझे कोई चीज़ को देखने हो नहीं करनी हो। तो एक कंप्यूटर के प्रॉपर उपयोग, सोशल मीडिया का प्रॉपर उपयोग और अधिकारियों को उनको समझ में आ जाए कि वो क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहता हूँ। कम्युनिकेशन पे मैं बहुत अच्छा ध्यान रखता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ और वो कम्युनिकेट हो चुकी है नहीं हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत ही ध्यान रखता हूँ। तो इसलिए क्या है कि सभी अधिकारी अपने हिसाब से वो ओरिएंट हो चुके हैं। दूसरा है कि मैं मैक्सिमम टाइम जो है कि शाम के डिनर के बाद जो है मैं 2 घंटा मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान रखता हूँ। तो मैं टारगेट रखता हूँ कि एवरीडे में मुझे 50 पेजेस पढ़नी है, तो मेरा 4 दिन में 1 बुक्स ख़त्म हो जाती है। हफ्ते में मैं 1.5 बुक्स तो पढ़ ही लेता हूँ। और जो फाइल सिस्टम है उसको मैं ये रखता हूँ कि जो समय है, जो ऑफिस के समय हो या मेरे ऑफिस का जो इवनिंग का समय जो लेस डिस्टर्बेंस वाला होता है उसमें फाइल्स डिस्पोज हो जाते हैं। जी नायक साहब, कार्यक्रम के अंत में SCN टुडे के दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम चूरू ज़िले की जनता आपको सुन रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि एक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ से बन चुके हैं और पुराने में रह चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि इस चूरू को कैसे हमें ग्रेट बनाना है। ग्रेट बनाना है तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो बच्चे हैं वो सब लोग मेहनत करेंगे, वो एक गोल के लिए हम टारगेट करेंगे। तो पहले तो पर्यावरण की बात आती है, जो हम चाह रहे हैं लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो पाएगी। स्वास्थ्य की हो या हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो या हमारी जो एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ हो या गवर्नमेंट की स्कीम्स की बेहतर उपयोग हो, तो सभी में मैं चाहूँगा कि हमें सहयोग दे। और जैसे कि जो हम यह चाहते हैं कि ट्रैफिक सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो। ट्रैफिक सिस्टम में इम्प्रूवमेंट तो तब तक नहीं होगा जब तक हम सही से गाड़ी नहीं चलाएंगे और अतिक्रमण करके नहीं रखेंगे। अतिक्रमण भी करें और गाड़ी भी उल्टा चलाए और हम ये चाहें कि हमारे ये सिस्टम अच्छा हो, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अमेरिका में बड़ा USA में है कि अमेरिकन ड्रीम करके कंसेप्ट है, या हाउ टू मेक USA स्ट्रॉन्ग, USA ग्रेट।
ये हमेशा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचते हैं कि एक सबको एक गोल होना चाहिए कि कैसे हमें इसको बढ़ाना है। अगर हमें इनकम बढ़ानी है, ये नहीं है कि सरकार इनकम बढ़ाएगी, तो हम चाहेंगे कि सब लोग इन्वॉल्व होकर सब कहीं ना कहीं हमें इस कंट्रीब्यूशन देंगे और उस कंट्रीब्यूशन से हम इस चूरू डिस्ट्रिक्ट को अव्वल बनाएंगे हर चीज़ में। और जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमें जो आजीविका में इम्प्रूवमेंट हो, एनवायरनमेंट में सुधार हो और हमारी सड़कें, हमारी स्ट्रीट्स वो क्लीन नीट हो, हमारी जो पानी का बचाव हो, बिजली का बचाव हो, सभी जो एनर्जीज़ है उसके ऊपर हम ध्यान रखें। और बच्चे जो हैं, बच्चे स्पेशली ही, जैसे कि मैं आपको अपना खुद का मैं बताता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ वो आई एम नॉट फ्रॉम बेंगलोर, आई एम फ्रॉम कोस्टल कर्नाटका। तो कोस्टल कर्नाटका में अब हमेशा हम प्राइड रखते थे जब 12th बोर्ड का या 10वीं बोर्ड का रिज़ल्ट आता था, फर्स्ट बेंगलोर नहीं रहती थी, फर्स्ट रहती थी उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, 2 डिस्ट्रिक्ट्स रहती थी जी। तो वो मतलब जब हम इंजीनियरिंग करने बेंगलोर चले गए तो वो हमेशा कहते थे कि तुम लोग हमेशा ये इसमें टॉप रहते हो इस टाइप से। तो ऐसा होना चाहिए कि कोई दूर दराज का डिस्ट्रिक्ट जो जैसे जयपुर टॉप नहीं हो, चूरू टॉप। जो चूरू के जो बच्चे अगर कुछ अच्छे सिलेक्शन करके आएंगे, अपने आप लोग उसके ऊपर डाइवर्ट होकर देखेंगे कि यहाँ क्या है जी। तो ये मैं सोचता हूँ कि अगर बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ अचीवमेंट करें, हमेशा अचीवमेंट करें, छोटी छोटी चीज़ों में कंपटीशन करें। अभी हमने एक छोटा सा एक अवार्ड था, उसके लिए हमने कंपटीशन करी, हमने पूरा मेहनत लगाई जी। तो ये है कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं जी। बिल्कुल। तो देखिए कलेक्टर साहब ने छोटी सी, यानी कि कहावत है कि गागर में सागर वाली बात है, गागर में सागर, आपने पूरी बातें पिरो दी। और बात रही सक्सेस होने की, तो यदि हमारे मन में चूरू फर्स्ट रहेगा तो डेफिनेटली हम फर्स्ट आएंगे। और कलेक्टर साहब से आज हमने बहुत सारी जिज्ञासाओं को पूछा और बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने उनकी जानकारी दी। हालांकि देखिए प्रश्न जो हैं वो बहुत सारे बने रहते हैं, दिमाग में आते ही रहते हैं, पर फिर भी आपने कीमती समय में से हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।